बीजेपी से निकाले गए दयाशंकर सिंह की पत्नी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने कहा, बीएसपी कार्यकर्ताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकियों से परिवार सदमे में है और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहा है। इसे लेकर स्वाति ने एफआईआर दर्ज करवाई है। कंप्लेन करने में आई हूँ। बीजेपी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, जो मेरे बहुत करीबी थे वो मेरे साथ हैं। इससे पहले मायावती ने दयाशंकर सिंह के परिवार पर एक संवेदनहीन बयान दिया। कहा, दयाशंकर सिंह की मां, बहन और बेटी की बेइज्जती के बाद उन्हें महिलाओं का अपमान समझ आया। हमारी बहन के बारे में, जिसको हम देवी का रूप समझते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लोग अपने आप आक्रोश में आकर वहां पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बुधवार को दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाने के साथ पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। बीएसपी नेताओं ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की, मायावती भी बीएसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सौगात दी। अखिलेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। पीएम मोदी ने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखी। 26 सालों से बंद खाद कारखाने का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की, महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने गोरखपुर में रैली को भी संबोधित किया। अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, परिवारवाद से राज्य का भला नहीं होने वाला है। ये जातिवाद का जहर, ये परिवारवाद का खेल उत्तर प्रदेश का भला नहीं करेगा। पीएम मोदी ने केंद्र से पैसे देने के बावजूद यूपी में विकास के काम अटकने का दावा किया। पीएम मोदी के मुताबिक बजट में दिए गए 7,000 करोड़ में से यूपी सरकार सिर्फ 2,850 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी में चीनी के बंद पड़े कारखानों को भी दोबारा चालू करने का भरोसा दिया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता मौजूद थे। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर सियासत जारी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। केजरीवाल ने राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती दलित युवकों से मुलाकात की। गुजरात सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। पीड़ितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात के अंदर सरकार है, वो दलितों के ऊपर दमन कर रही है, वो दलित विरोधी है। उनको सबको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। 11 जुलाई को ऊना में 4 दलितों को कार से बांधकर सरेआम पिटाई की गई थी। दलित युवकों पर गाय की खाल उतारने का आरोप लगा था। गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने ऊना पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बुधवार को गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पीड़ितों से मुलाकात की थी। शनिवार को जेडीयू नेता शरद यादव पार्टी सांसदों के एक दल के साथ ऊना का दौरा करेंगे। गुजरात के मुख्य सचिव जी.आर. अलोरिया ने कथित गौरक्षा दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले के आरोपों में घिरी मुंबई की आदर्श सोसाइटी को गिराने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के अंदर आदर्श सोसाइटी को अपने कब्जे में लेने को कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदर्श सोसाइटी को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला होने तक इमारत को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदर्श सोसाइटी में रहने वाले लोगों में नाराजगी है। इन लोगों को 2-3 आइटम से प्रॉब्लम था कि एक तो कारगिल विंडो का है, वो भी खत्म हो गया। जमीन के बारे में था कि आर्मी नेवी की जमीन नहीं है, वो क्लियर होने के बाद अगर केंद्र सरकार पोजीशन लेती है तो मंत्रियों का सारा पोजीशन ले लेवे ना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को इमारत गिराकर जमीन को कब्जे में लेने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को कारगिल युद्ध के हीरो और इसमें शहीद जवानों के परिवार के लिए बनाया गया था। इमारत को 6 मंजिला बनाया जाना था, लेकिन नियमों में अनदेखी कर इसे 31 मंजिला बना दिया गया।
सोसाइटी ने नेताओं, नौकरशाहों और सेना के अधिकारियों को भी नियमों की अनदेखी कर फ्लैट आवंटित किए गए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कबाली आज रिलीज हो गई। लोगों में फिल्म को लेकर जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। फिल्म के लिए फैंस की दीवानगी देखते हुए चेन्नई में सुबह 4 बजे और मुंबई में सुबह 6 बजे शो शुरू हुए। देश के कई शहरों में भी थिएटर के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी रहीं। मुंबई के कई दूसरे थिएटर्स में भी फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त जोश देखने को मिला। मशहूर एक्टर रजनीकांत की फिल्म कबाली रिलीज हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ जो उनके फैंस हैं वो आए हुए हैं, नाच गा रहे हैं, थिरक रहे हैं। चेन्नई में काशी थिएटर में फैंस ने टिकट ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की। थिएटर के बाहर लगे पोस्टर्स को फाड़ दिया। फिल्म कबाली एक साथ दुनिया में 12,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म कबाली 110 करोड़ के बजट में बनी है, लेकिन रिलीज से पहले ही 200 करोड़ कमा चुकी है। फिल्म देखने के लिए बेंगलुरु और चेन्नई की कई कंपनियों ने कर्मचारियों को छुट्टी दी है। तमिलनाडु में करीब 1400 सिनेमा हॉल हैं। सभी अगले 2 से 3 दिनों के लिए बुक हो चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ISIS और हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने के बाद ट्रंप ने ISIS को जल्द से जल्द खत्म करने का ऐलान किया। अमेरिका में आतंकवाद के बढ़ावे के लिए हिलेरी क्लिंटन को जिम्मेदार ठहराया। We are going to defeat the barbarians of ISIS and we're going to defeat them fast. ट्रंप की बेटी इवांका ने भी अपने पिता को रंगभेद के खिलाफ बताया है। अमेरिका में 8 नवंबर को राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। ट्रंप को 19 जुलाई को पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया था। चुनाव के दौरान रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक हिलेरी क्लिंटन के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद है। अमेरिका में ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ हिलेरी के समर्थन में बराक ओबामा खुद प्रचार कर रहे हैं। बॉस्टन फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे।